यदि अपने बच्चे से ही मैं कंपेयर करूं तो मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में हमेशा पढ़े हैं, लेकिन यदि सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों का कंपेयर करूं तो देखती हूं कि मेरे बच्चों का जो देखने का नजरिया है वो काफी सीमित है, और जो उसी कक्षा के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो समाज के बारे में, अपने आसपास के बारे में बहुत सारी चीजों को जानते हैं। प्राइवेट स्कूल का बहुत प्रसार होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों का नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो सरकारी स्कूलों में कभी कोई कमी रह जाती है तो उसको तुरंत हाईलाइट किया जाता है, तो छोटी सी कोई कमी हो तो वो कैसे सुधार हो उस पर काम होना चाहिए। इस समय उत्तराखंड में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका स्तर क्या है? स्थितियां अभी काफी डरावनी दिखती हैं। 102 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक विद्यार्थी है। 1700 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ताले लग चुके हैं। 3500 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 10 से भी कम बच्चे हैं। सरकार को उस दिशा में क्या करना चाहिए कि ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल के बदले हमारे पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की ओर आकर्षित हों। टीचिंग पे उनका जो फोकस होना चाहिए, प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बीच में एक जो खाई बन गई है, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए? अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, पीएम श्री स्कूल्स की बात हुई है, अटल उत्कृष्ट की बात हुई है, सरकार कर तो रही है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। क्या स्कूलों को बंद करना ही एक ऑप्शन है? कम छात्र संख्या के चलते उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 1453 यानी कि 1453 सरकारी स्कूल्स बंद होंगे। इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा होगी। हमारे साथ हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीनियर रिसोर्स पर्सन मिस्टर केसी जोशी, जिनके पास कुमाऊं के तराई से लेकर रिमोट एरियाज में काम करने का एक लंबे अरसे का अनुभव है। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एलिमेंट्री एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 13 के 13 जिलों में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन काम कर रही है। सर, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल 2 कदम में। थैंक यू। आप हैं कृष्णचंद्र जोशी जी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन। आज का टॉपिक उत्तराखंड को लेकर बहुत टचिंग है। जहां हम बेरोजगार और पलायन की बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और अगर इसके बेस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन एक वजह है इसकी। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन किस तरह से जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो रिमोट एरिया में जो स्कूल है उसके लिए आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उत्तराखंड में सभी जिलों में काम करता है। वो देश भर में हम लोग 8 राज्यों में काम कर रहे हैं, और इन 13 जिलों में लगभग 50 से ज़्यादा ब्लॉक्स में हम लोग काम करते हैं। सरकारी स्कूलों के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, कक्षा 1 से 8 तक मुख्य रूप से। तो 2 तरह से काम करते हैं। एक तो जो सरकार ने टीचर्स के लिए इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग की हुई है, जो उनके क्षमता संवर्धन के लिए, उसमें हम लोग मदद करते हैं भाषा में, गणित में, हिंदी में, साइंस एंड सोशल साइंस। और कुछ हम लोग उनके लिए वॉलंटरी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, खासतौर से समर एंड विंटर्स में, जिसमें फोकस जो होता है वो टीचिंग प्रैक्टिसेस, वो ऐसी शिक्षण विधाएं जो स्कूल में होनी चाहिए और जिसके माध्यम से बच्चे अलग अलग चीज़ें बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इस समय उत्तराखंड में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका स्तर क्या है? अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें और उसके स्तर की बात करें तो कोरोना के बाद उसमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली हैं। ख़ासतौर से जब कोरोना के बाद जब बच्चे जंप हो गए, क्लास 1 का बच्चा 3 में चला गया, 3 का बच्चा 5th में चला गया, और वही बच्चे अभी अपर प्राइमरी में हैं या इंटर कॉलेजेस में गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी स्थिति है, स्थितियाँ अभी काफ़ी डरावनी दिखती हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मुख्य रूप से भाषा और गणित में दिक्कत आ रही है। तो हम लोग अभी सरकार के साथ मिलकर इस FLN प्रोग्राम को, जो कि भारत सरकार ने 2026-27 तक के लिए निर्धारित किया है, कि कक्षा 3 तक आने वाला हर बच्चा भाषा और गणित की जो मूल कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके लिए कुछ लर्निंग आउटकम्स तय किए गए हैं NCERT द्वारा, उनको प्राप्त कर पाए। और इसी दिशा में हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर, सरकार के शिक्षकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। होपफुली अगले कुछ आने वाले सालों में स्थितियां बेहतर होंगी। अगर उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता ही गया है कि 102 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक विद्यार्थी है। 1700 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें ताले लग चुके हैं। 3500 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 10 से भी कम बच्चे हैं। 2 दृष्टिकोण हैं। अगर आप शिक्षा के उस परिप्रेक्ष्य को देखें तो वो आइसोलेशन में नहीं हम देख सकते। उसमें एक बड़ा कारण है लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें उनका रोजगार का साधन है, जिसमें उनका यातायात का साधन है, जिसमें उनके स्वास्थ्य का साधन है, वो शायद हम या सरकार के रूप में कहें तो वो शायद उन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया। और एक जो शहरी चमक दमक और रोजगार के कारण तो एक बड़ा पलायन हुआ है पिछले कुछ सालों में, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में। और चूंकि पलायन हुआ है तो वो बच्चे भी उनके साथ आए हुए हैं, अपने परिवारों के साथ।
हालांकि ऐसा नहीं था कि पलायन पहले नहीं होता था, पहले भी पलायन होते थे, लेकिन पहले पलायन में था कि जो व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है वो सिर्फ वही जाता था, परिवार उसका गांव में रहता था, तो वो जो संख्या बनी थी गांव में स्कूलों में वो बनी रहती थी। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड जो आया है पिछले कुछ सालों में, तो जो व्यक्ति जा रहा है उसके साथ वो अपना परिवार भी लेके जा रहा है इस उम्मीद में कि वो एक बेहतर शिक्षा देगा। तो हमें बेहतर शिक्षा की जो पैरामीटर्स हैं वो शायद उसकी समझ में अभी उतने नहीं है। बेहतर शिक्षा का मतलब है कि शायद कुछ बच्चा अंग्रेजी अच्छी पढ़ ले, उसको सूट पहने, टाई पहने, ये जो सारे पैरामीटर्स अभी बना दिए गए हैं। दूसरा जो मुझे लगता है, जो मैंने जितना अनुभव किया है, सरकार की ओर से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया है इतना। बहुत सारे स्कूल्स आप देखेंगे जिनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी बिल्डिंग्स की अच्छी हालत नहीं है, दूर के इलाकों में स्कूल हैं, पैदल काफ़ी चलना पड़ता है बच्चों को। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि लोगों ने अब प्राइवेट स्कूल्स की ओर अपना रुख करना शुरू किया है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मतलब किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि प्राइवेट स्कूल से कंपेटेबल हो, सरकार को उस दिशा में क्या करना चाहिए कि ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल के बदले हमारे पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की ओर आकर्षित हों। तो ये बड़ा अच्छा दृष्टि है आपकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा हो। तो कायदे से तो 5 कक्षाएं होनी चाहिए अलग अलग, और चूंकि अब बच्चे बहुत कम हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 15 बच्चे हैं, तो कम से कम 2 कमरे और 1 कमरा अलग से टीचर्स के लिए, उसमें प्रॉपर शौचालय हो। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स में अभी पिछले कुछ सालों में ये फिर से बनने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर कक्षाएं नहीं हैं, तो बच्चे ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ 5-7 सालों में फर्नीचर काफ़ी आया है स्कूल्स में, चाहे वो सरकार ने दिया हो, विभाग ने दिया हो या कुछ संस्थाओं ने दिया हो। तो अभी आप किसी स्कूल में आपको बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे, क्लासरूम के अंदर उनके पास चेयर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, बेंचेस हैं। लेकिन ये मुझे लगता है देर से उठाया हुआ थोड़ा कदम है, क्योंकि इसके बीज आज से करीब 15 से 20 साल पहले पड़ चुके थे, जब लोगों का मोहभंग होना शुरू हुआ था। हालांकि शायद उसमें वो दोनों तरफ से रहा, सरकार की ओर से भी, कम्युनिटी की ओर से भी। कम्युनिटी ने शायद स्कूल को कभी अपना जैसा नहीं समझा कि हमारा स्कूल है, तो बहुत सारी तोड़ फोड़, चोरी ये स्कूली बिल्डिंगों में आज भी हमें देखने को मिलती है। और शायद सरकार की ओर से भी जो कदम उठाने जाने चाहिए थे वो शायद प्रॉपर तरीके से नहीं उठाए गए। लेकिन उसके कई बार नुकसान भी देखने को ये मिलते हैं कि उसने 5 तक तो पढ़ा लिया प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन कक्षा 6 में जाने पर वापस वो सरकारी स्कूल में आता है, क्योंकि अब उसकी वो हैसियत से बाहर हो जाता है वो प्राइवेट स्कूल। तो फिर वो बच्चा सफ़र करता है। ये स्थितियाँ काफ़ी हो रही हैं जिसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आपने प्राइवेट स्कूल की बात की, अगर हम उत्तराखंड के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं उसमें किस तरह का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर्स हैं? जहाँ तक टीचर्स की हम बात करें तो बहुत सारे क्वालिफाइड तो नहीं होते हैं, मतलब वो इंटर किया, बीए किया, काफ़ी सारे जो ठीक ठाक स्कूल माने जाते हैं वो बीएड को जरूर लेते हैं, जो बेसिक एसेंशियल डिग्री है टीचर के लिए। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो गली कोनों में, दूर दराज के इलाकों में खुले हुए हैं, तो वहाँ पर शायद टीचर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती भी नहीं है, वो आसपास के बच्चों को ही रख लेते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बगल के उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं या जूनियर स्कूल से पढ़े हुए हैं, फिर उन्होंने बीए कर लिया या एमए कर लिया और अब जो गाँव में स्कूल खुला हुआ वहाँ पढ़ा रहे हैं। किसी को 2000 मिल रहा है, किसी को 3000 मिल रहा है, तो उनकी पॉकेट मनी जैसा कुछ निकल रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अनुभव, वो बहुत सारे अनुभवी टीचर हैं, खासतौर से अगर आप पुराने टीचर्स को देखें तो उनका एक लंबा अनुभव है अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, पढ़ाने को लेकर। इतना ज़रूर है कि समय बदलने के साथ नई नई शिक्षा तकनीक बदलती हैं, पढ़ाने के तौर तरीके बदलते हैं, और कई बार एक कंफर्ट जोन से एक नई चीज़ को अडॉप्ट करना वो मुश्किल होता है। तो वो जो गैप है मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है, और उस गैप को पाटने के लिए ही सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। हर साल टीचर्स की इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोग भी भागीदारी करते हैं। फोकस यही रहता है कि हम उन जो नई तकनीक है उनको उनके साथ शेयर करें। सर, अगर मैं पिछले अपने 3 साल के उत्तराखंड में आवास की बात करूं तो मैं लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल्स मैंने विजिट किए होंगे, और मैंने देखा है कि यहाँ टीचर्स जो हैं एक्सपीरियंस हैं, क्वालिफाइड हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन उनके पास इतना वर्कलोड है, टीचिंग पे उनका जो फोकस होना चाहिए, प्राइमरी फोकस होना चाहिए, वो उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। जो वो जितना दे सकते हैं वो नहीं दे पाते हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी कि क्या प्राइमरी स्कूल में जो वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम को क्लीन करने के लिए भी कोई नहीं होता, और टीचर्स के साथ भोजन माताएं जो होती वो तो हैं, अदरवाइज कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, मतलब टीचर को ही सब कुछ करना होता, ओवरबर्डन है। तो ये एक कड़वी सच्चाई है हमारे प्राइमरी स्कूल्स के लिए, खास तौर से वहाँ पर 2 या 3, खासतौर पहाड़ के संदर्भ में अगर बात करूँ तो 2 टीचर होते हैं बमुश्किल, और उन्हीं टीचर्स पे सारा दारोमदार है। वही टीचर वहाँ सफाई कर्मचारी भी है, वही वहाँ का टीचर भी है, वही वहाँ का। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ अपने टीचर्स से कि आप अगर स्वीपर हो तो आप सीईओ भी अपने विद्यालय के हो, क्योंकि आप ही वहाँ पर सब कुछ हो। वॉशरूम्स के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, ये खुद वो काम करते हैं, क्योंकि बच्चों से काम करवाना मतलब फिर अपने ऊपर आफत मोल लेना। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं तो शायद बच्चों को भी उस श्रम की महत्ता पता चलेगी कि ये काम खराब नहीं है, कि जो व्यक्ति इसको कर रहा है वो खराब नहीं है, वो हमारा काम है, क्योंकि हम घर में तो करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि टीचर्स नहीं करवा पाते हैं। कोई भी फोटो खींच के भेज देता है कि देखिए बच्चों से काम कराया जा रहा है।
जबकि मुझे लगता है कि बच्चों से काम करवाया जाना चाहिए, ताकि काम के प्रति जो एक सम्मान है किसी भी काम के प्रति, वो जागृत हो बच्चों में बचपन से ही। खैर, वो एक अलग मसला है। अभी जो आपने बर्डन की बात की, वो एक बड़ा जो बड़ी बर्डन लग रहा है टीचर्स को, वो ये है कि बहुत मोस्टली सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं। चाहे उनकी उपस्थिति भरना हो, चाहे एमडीएम का चार्ज भरना हो, चाहे बच्चों की उपस्थिति भरना हो। अब इसमें जो नए टेक फ्रेंडली टीचर्स हैं वो इसको थोड़ा आसानी से कर ले जाते हैं, लेकिन जो टीचर टेक फ्रेंडली नहीं हैं उनको ये थोड़ा दिक्कत होती है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे पहाड़ी स्कूल्स, जो पहाड़ में स्कूल हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो उनको भटकना पड़ता है कि टाइमली वो अपनी उपस्थिति भर दें, एमडीएम का चार्ज भर दें, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। वो क्वालिटी टाइम शायद वो बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते थे। और उसके सिवाय भी बहुत सारे काम, बच्चों का आधार बनना, बच्चों के स्कॉलरशिप का, बच्चों का किताब कॉपी, जो भी उनका पैसा आ रहा है, वो सारा काम करना होता है। इसके अतिरिक्त एक और काम जो हमारे टीचर करते हैं, जो एक्चुअली उनके हिस्से का नहीं है, वो है बच्चों के काम करवाना। जैसे बच्चों के आधार बनवाना, बच्चों का कोई और डॉक्यूमेंट बनवाना। क्योंकि जिस कम्युनिटी से बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके पेरेंट बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, और अवेयर हैं भी तो वो हिचकते हैं। किसी गांव का पेरेंट है तो वो भीमताल आने में हिचकता है कि मैं विकास भवन में जाके किससे बात करूंगा, तो टीचर कहता है आप रहने दो, मैं ही कर लिया हूँ। तो वो समय टीचर का जाया होता है। वो उसके लिए वो जल्दी स्कूल से आता है टाइम, क्योंकि फिर 4 बजे बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, तो टीचर अपना टाइम खर्च करके आता है, अपना पैसा खर्च करके आता है। तो मुझे लगता है ये एक और काम है जो टीचर के हिस्से का बिल्कुल नहीं था, लेकिन टीचर कर रहे हैं उस काम को, और एक नहीं बहुत सारे टीचर ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें उस एंगल से भी देखना चाहिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेडिकेटेड है। होंगे कुछ लोग, घर परिवार में भी होता है, एक बच्चा बहुत बेहतर कर रहा होता है, दूसरा काम चोरी कर रहा होता है, तो ये भी उसी समाज, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारे टीचर्स आप अगर देखें, थोड़ा दूर दराज के इलाकों में जाएं, ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, उन गांव में रहते हैं। बल्कि उखलकांडा और बेताल घाट के तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं और स्कूल के बाद भी पढ़ाते हैं बच्चे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, तो उनके पास उस काम होता नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कि जो हमारी ये बात हो रही है, इसके बाद जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि आप तो सरकारी स्कूलों की तारीफ ही कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो प्रतिकूल है। जो बीच में एक जो खाई बन गई है, इसको कैसे, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए? एग्जैक्टली। तो ये आपने अच्छा सवाल किया। हमें बाहर से तस्वीर तो अच्छी दिख रही है, स्कूल भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो देखिए उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो अगर हम अपना बचपन याद करें, या कोई भी अपना बचपन याद करे जो आज है, तो स्कूल में हम पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ घर में भी पढ़ते थे, और घर में हमें पढ़ाने वाले होते थे, पूछने वाले होते थे। अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं स्कूल्स में, अगर आप इनके घर की हालत देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे जिनके माता पिता या तो दैनिक मजदूर हैं, या खेती बाड़ी का काम करते हैं, या कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने नाना नानी के साथ रह के काम कर रहे हैं। तो अभी परिवार की पहली जो प्रायोरिटी है लाइवलीहुड है, आजीविका है, और स्वाभाविक है। तो बहुत सारे बच्चे उस ध्यान से वंचित हैं जो ध्यान उन पे दिया जाना चाहिए था घर की ओर। तो इसी के लिए सरकार ने इसको देखते हुए जो एसएमसी ट्रेनिंग्स कराई हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में इस एजुकेशन के लिए आपका क्या रोल होना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी मेम्बर। तो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है उससे, लेकिन जो मैंने जैसे कहा ना कि 15-20 साल पुराना ये बीज डला है और वो एक पेड़ बन गया है। अब उस पेड़ को थोड़ा सूखने में, थोड़ा और दूसरे तरीके से डाइवर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा स्थितियाँ सुधरेंगी। हालांकि स्थिति बहुत ख़राब है इस समय, और बड़ा ख़राब भी लगता है कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है उस तरह से, वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उसके कहीं ना कहीं कारण हम भी हैं। एक समुदाय के तौर पे हमने अपने बच्चों को वहाँ भेजना छोड़ दिया है। एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है कि सरकारी में पढ़ना मतलब कि अच्छा तुम कुछ नहीं हो। तो अगर हम लोग, जो लोग समर्थ लोग हैं, मतलब इकोनॉमिकली देखें, जो थोड़ा सा उनसे बेहतर स्थिति में है, अगर वो भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू करें, तो मुझे लगता है इसमें तस्वीर बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली में जब फीस बढ़ी थी पिछले 2 साल पहले, स्कूल्स ने फीस बढ़ाई थी, तो सारे माँ बाप सड़कों पे आए तो स्कूल्स को फीस वापस लेना पड़ा। तो वो जो प्रेशर ग्रुप है वो सामने की ओर से नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपना 1 घंटा स्कूल को दे पाएं, या उन्होंने दूसरा विकल्प, उनको ज्यादा आसान लगता है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर भी उनके लिए दिक्कत है। कई बार स्थितियाँ ये होती हैं कि वो घर में पढ़ा नहीं पाते और फिर वापस में बच्चा 2-3 साल बाद वापस सरकारी स्कूल्स में आता है। दोनों ओर से स्थितियाँ हुई हैं।
हमारी ओर से कुछ गलतियां हुई, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, और उसके बाद समुदाय की ओर से। हमने उस स्कूल का भरोसा तोड़ा तो स्कूल पे भी हमारा भरोसा नहीं रहा कि हम स्कूल से, अभी देखेंगे आपकी अभी हाल ही की एक खबर थी कि एक इंटर कॉलेज में मिड डे मील किचन को तोड़ के उसका गैस सिलेंडर चुरा ले गए। तो वही कम्युनिटी के लोग होंगे, तो हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि वो हमारा स्कूल है। क्योंकि हम नहीं मान रहे हैं तो इसलिए वो रिजल्ट कहाँ से मिलना है उसमें। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, पीएम श्री स्कूल्स की बात हुई है, अटल उत्कृष्ट की बात हुई है, एक ग्रुप वहाँ फिनलैंड गया है, वहाँ से वो उनकी एजुकेशन टेक्निक को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। मतलब सरकार कर तो रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्कूलों को बंद करना ही एक ऑप्शन है, या उस साइमल्टेनियसली हमें मॉडल स्कूल डेवलप करने चाहिए, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्टाफ से लेके हर कुछ कंपेटेबल हो, इसके प्राइवेट स्कूल के कंपेटेबल हो, जो पेरेंट्स है उनका थोड़ा सा रुझान उस स्कूल की ओर हो, तो शायद अगर हम कहीं मॉडल दिखा पाए उनको, तो शायद उनको लगे कि नई सरकार इस दिशा में कुछ कर रही है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही बात है। और जो मॉडल की आप बात कह रही हैं, ये मॉडल स्कूल्स का चलन ये पिछले कुछ आप समझिए कि लगभग मेरे ख्याल से 8 साल हो गए होंगे। कुछ मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में खास तौर से ये निकाला गया था, जिसमें प्राइमरी, जूनियर और एक इंटर कॉलेज हर ब्लॉक में कुछ इस तरह से रखे गए थे कि मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही था जो आप बात कह रही हैं कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर लोगों का ध्यान खींचना, कम्युनिटी का ध्यान खींचना कि ऐसे भी स्कूल होते हैं। लेकिन ये कहेंगे कि उन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जा रही है। हालांकि मैं मानता हूँ कि सरकार का हर स्कूल अपने आप में एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, लेकिन फिर भी तो जैसे अगर हम भीमताल की बात करें तो हमारे पास में एक GMPS यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, मेहरा गाँव। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 5 टीचर हैं, पूरा स्टाफ है, तो बहुत सारी और सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं। तो वहाँ पर इनरोलमेंट भी काफ़ी बड़ा है अभी, तो मेरे ख्याल से 50 से ऊपर वहाँ पर बच्चे हैं। जो स्कूल बंद करने वाली बात है, मुझे लगता है कि सरकार कोई स्कूल खुद से बंद कर सकती है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा ये हर इंसान का मूल अधिकार है जो हमारे संविधान ने दिया है, और एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते वो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोवाइड कराए। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि शिक्षा आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि लोग हों, बच्चे हों, बच्चों के लिए ज़रूरी हो कि परिवार वहाँ पर हो, और परिवार के लिए ज़रूरी है कि उसकी आजीविका का एक ठीक ठाक साधन उस स्थानीय परिवेश में हो। तो शायद आप सही कह रही हैं कि सरकार क्या कुछ और स्कूल्स को ऐसा बेहतर कर सकती है, क्योंकि हमारे टीचर्स तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, हर साल उनकी ट्रेनिंग होती है, हर साल उनको नए नए तरीके सीखे जाते हैं, वो सीखते हैं। राइट, हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो अलग अलग तरीके से उनके साथ डील करता है। कुछ अच्छे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो ज़रूर करवाते हैं, लेकिन आमतौर पर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का मैंने कहीं ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं देखा है। आज अंग्रेजी का बहुत बोलबाला है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश में वेल वर्स्ड है उसको रोजगार के ज़्यादा चांसेज हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का हम ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ बच्चा हमारा अंग्रेजी बोलना सीखे। हाँ, अंग्रेजी को लेकर एक जो पूरा एक मसला बना हुआ है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी एक मेजर लैंग्वेज है जो बाद में भी और जगह बहुत सारी जगह मदद करती है, और ये भी सच्चाई है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हालांकि जो नया मास आया है वो काफ़ी सारे उनमें से अच्छे टीचर हैं जो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज से टीचर हैं। वो काफ़ी सारे पुराने टीचर नहीं कर पाते हैं। तो ये हुआ तो है पिछले कुछ सालों में, और मुझे लगता है इसी का एक बड़ा रुझान है प्राइवेट स्कूल्स की ओर जाना। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहीं पर हमारे धारी ब्लॉक का एक स्कूल है मटियाल, यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो अब वहाँ जाएँ तो देखिए हर बच्चा अपने आप को इतना बढ़िया एक्सप्रेस करता है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो। ऐसा नहीं है कि शिक्षक मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सपोर्ट मिलना चाहिए एज अ कम्युनिटी टीचर को या एज अ पेरेंट टीचर को, वो शायद उतना नहीं मिल पाता जितना प्राइवेट स्कूल के एक टीचर को मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में अगर बच्चे को कोई होमवर्क मिलता है तो सारा होमवर्क में माँ बाप जुड़ जाते हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके और रूरल एरियाज को लेके, इस तरह का सरकारी स्कूल होना चाहिए। मैं जैसा सपना देखता हूँ, या जैसे जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था प्राइमरी में, तो वहाँ 5 अलग अलग रूम थे, कि बच्चे भी बहुत सारे थे, 350 से ज़्यादा बच्चे थे। 5 रूम थे, एक अलग प्रिंसिपल का रूम था, ऑफिस था, खेल का मैदान था, बहुत सारे खेल के सामान थे। आदर्श स्थिति तो ये हो कि कक्षा 1 से 5 तक अगर बच्चे हैं तो 5 क्लासेज हों, 5 टीचर हों, एक हेड हो उनके ऊपर,
जो बाकी सारे काम करे, उनको मैनेज करे और टीचर्स अपना अपना पढ़ाएं, जो मॉडल स्कूल की भी कल्पना है। वैसे सरकार अभी इस बीच काफ़ी कुछ काम कर रही है, जैसे लाइब्रेरी पे काफ़ी फोकस्ड है कि हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी हो। हर साल 5,000 रुपया आ रहा है, शिक्षक अपने हिसाब से किताबें खरीद रहे हैं। जो मॉडल स्कूल्स हैं उनको और बेहतर किया जाए। आम पब्लिक को और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जागरूकता उनमें होनी चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों की ओर उनका रुझान हो? सबसे पहले तो उस स्कूल को अपना स्कूल माने, वो किसी टीचर का स्कूल नहीं है। टीचर आज यहाँ है, कल को कहीं और है। आमतौर पे माना जाता है कि ये फलां बहन जी का स्कूल है, फलां सर का स्कूल है। ये हमें धारणा छोड़नी होगी। वो स्कूल एज ए कम्युनिटी मेरा स्कूल है